तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से हिंदी की क्लास हो नहीं पाई, बट अब प्रॉपरली आपको हिंदी और उत्तराखंड दोनों की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। लगभग लगभग डेली आपको क्लासेस मिल जाएगी, या फिर एक दिन हिंदी की एक दिन उत्तराखंड की क्लास, ऐसे भी करके आपको मिल सकती है। जो भी सूटेबल होगा वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग बता दीजिएगा, अगर एक दिन में 2 क्लासेस अपलोड करनी है, एक हिंदी की और एक उत्तराखंड की, तो ये भी माइट भी पॉसिबल है। रोज़ तो नहीं हो पाएगा ऐसा, बट कोशिश मैं करूंगा कि रोज़ रोज़ आपको 2-2 क्लास देने की, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो हिंदी के क्लास का काफ़ी बच्चों को वेट था, तो आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 2-3 टॉपिक हमारे हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं, और एक ऐसा टॉपिक, कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी आती हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का होगा, मगर उसमें हिंदी आनी चाहिए। तो विदाउट संधि हिंदी कंप्लीट नहीं है, विदाउट संधि हिंदी कंप्लीट नहीं है, बिना संधि के हिंदी कंप्लीट नहीं है। यह संधि हिंदी में आता ही आता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब आज हम जो सीखने वाले हैं, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज हम सीखने वाले हैं संधि को। तो आज हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। तो आप लिख लीजिएगा हेडिंग करके, और वो लिखिएगा संधि। तो आज हमारा एक टॉपिक है संधि। उसको पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन संधि को कहते हैं। होप सो कि आपको दिख पा रहा होगा, अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो वेट ए मिनट, होपफुली आपको दिख पा रहा होगा ये वाला कलर। संधि, तो संधि क्या है? संधि को कॉम्बिनेशन कहते हैं हिंदी में। संधि का मतलब ये होता है मेल। तो संधि की परिभाषा होती क्या है? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से, कोई 2 मिलने वाले वर्ण हैं और इन दोनों के मिलने से कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस होता है, और उसी चेंजेस को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के मिलने से कुछ चेंज आता है, उसी चेंज को संधि कहते हैं। वैसे परिभाषा तो आपके पास आएगी नहीं, बट आपको फिर भी ये ध्यान में रखना है कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उस चेंजेस को क्या कहते हैं? उस चेंजेस को कहते हैं आपका संधि। तो आपको समझ में आ गया होगा संधि कहते हैं किसे। आगे देखते हैं संधि कितने प्रकार की होगी। नॉर्मल ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो संधि होती है बेसिकली 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार की होती है? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि आपको पता है, जिसमें आ से लेके औ तक बात हो, ये स्वर है हमारे, हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई है, तो स्वर संधि। जिसमें का से लेके माँ तक बात हो बेसिकली, या ज्ञा तक बात हो, व्यंजनों की बात हो, उसमें व्यंजन संधि। और जिसमें विसर्ग की बात हो, विसर्ग संधि। इन तीनों में से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर संधि हमको सीखनी होती है। मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी नियम बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए हमें ये पता चल गया है कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मिलने से एक परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। और ये संधि बेसिकली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, जिसमें स्वरों का मेल हो, जिसमें व्यंजनों का मेल हो, व्यंजन संधि, और जिसमें विसर्ग का मेल हो, विसर्ग संधि। तो हमें ये बातें पता चल गई है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा संधि कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती? 3। आज हम कोशिश करेंगे इस क्लास में आपको समझाने की स्वर संधि को। जितना हो पाएगा उतना कोशिश करेंगे। 40-45 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी बच्चे देखते नहीं है, फिर भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं कहाँ तक आप समझ पाओगे। बाकी जिस दिन संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको 40-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि की प्रैक्टिस में करा दूंगा। बट फिलहाल सीख लेते हैं। संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है, मतलब हमने 2 वर्ण पढ़े थे। अगर स्वर का मेल स्वर से होगा, स्वर का मेल अगर स्वर से होगा, तो उससे जो परिवर्तन होगा उसी को तो स्वर संधि कहेंगे। बोल रहा है 2 वर्णों के मिलने से संधि बनती है, पर जब दोनों के दोनों स्वर मिल रहे होंगे तभी तो स्वर संधि कहेंगे। पहली बात समझ में आई? क्योंकि जब हम संधि को 2 भागों में तोड़ते हैं उसे कहते हैं विच्छेद। और विच्छेद करते समय बहुत सारे बच्चे
गलत करता है। अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रखा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है बच्चे संधि को तोड़ते समय और स्वर संधि को ऐसा तोड़ देते व्यंजन में। यार भाई, जब वो स्वर संधि है तो व्यंजन में टूट ही नहीं सकती। इन द केस अगर आप स्वर संधि को तोड़ रहे हो, आप विच्छेद कर रहे हो और आप उसे व्यंजन में तोड़ रहे हो, तो आप खुद ही सोच लो ये तो गलती कर रहा हूं मैं। जब संधि का नाम ही स्वर है तो व्यंजन कैसे हो सकता है? तो यहां पे लिखा है दो स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। मतलब इसमें दोनों के दोनों मिलने वाले क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ना, दोनों के दोनों मिलने वाले क्या होने चाहिए? इधर का भी और इधर का भी, दोनों के दोनों अगर स्वर हो तभी उसे स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि यहाँ पे लिखा है 5 प्रकार की होती है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सी 3? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मगर क्वेश्चन आएगा कि स्वर संधि ही कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि खुद में ही कितने प्रकार की होती है? तो खुद में ये होती है 5 प्रकार की। एक संधि का नाम है दीर्घ संधि, एक संधि का नाम है गुण संधि, एक संधि का नाम है वृद्धि संधि, और एक संधि का नाम है यण संधि, और एक संधि का नाम है अयाधि संधि। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि, कॉम्बिनेशन कहते हैं संधि को अंग्रेजी में, तो संधि कितने प्रकार की है? तो दोस्त संधि तो 3 प्रकार की है ना। मगर क्वेश्चन आएगा स्वर संधि कितने प्रकार की है? तो स्वर संधि कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5। तो स्वर संधि है 5 प्रकार की, और सिर्फ संधि बोलेगा तो 3 प्रकार की। और इन 5 प्रकारों को पढ़ने की कोशिश में हम पढ़ेंगे पहला प्रकार, और वो है दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम इस दीर्घ संधि को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा स्वर संधि है 5 प्रकार की, और उस 5 में से भी आज पहले संधि को पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। तो कितना बड़ा होता है देखते हैं। जब किसी सजातीय स्वर, मैंने वर्णमाला वाला टॉपिक मेरा पढ़ लीजिएगा, सजातीय स्वर मैंने आपको पढ़ा रखा है। सजातीय स्वर का मेल किसी अन्य सजातीय स्वर के साथ होता है तो इससे बनती है दीर्घ संधि। जब सजातीय स्वर से मिलेगा, क्योंकि स्वर संधि में तो स्वर तो होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। स्वर संधि तभी कह रहे जब दोनों के दोनों क्या हो? स्वर हो। मगर स्वर भी बहुत प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि कब होगी? देखो, 2 स्वर होंगे तो स्वर संधि है, ये तो कन्फर्म है। मगर दीर्घ संधि कब होगी? कौन से वाले स्वर? जब दोनों स्वर क्या होंगे? सजातीय, समान जाति के होंगे। इधर भी सजातीय स्वर और इधर से भी आने वाला सजातीय स्वर। जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कैसे बनेगी वो समझते हैं, आपको डायरेक्ट वही समझाते हैं। देखो, पहला मुद्दा है कि सर सजातीय स्वर कौन है? तो मैंने आपको पढ़ा रखे थे सजातीय स्वर, वर्णमाला वाला टॉपिक मेरा देख लीजिएगा, मैंने आपको सजातीय स्वर पढ़ा रखे हैं। सजातीय स्वर समान जाति के स्वर, और समान जाति के स्वर कौन होते हैं? आ, ई, उ। ये होते समान जाति के स्वर। और ये समान जाति के स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक ही जाति से बनते हैं। अ प्लस आई से आ बनता है, ई और ई से मिलकर बड़ा वाला ई बनता है, उ और उ से मिलकर बड़ा वाला उ बनता है। तो ये तीनों आपस में सेम से बनते हैं, तो इसीलिए इनको सजातीय स्वर कहते हैं। बाकी वर्णमाला वाले क्लास में देखिएगा। और इन्हीं सजातीय स्वरों से ही एक संधि बनती है दीर्घ स्वर संधि। तो पेपर में आएगा सजातीय स्वरों का प्रयोग किस संधि में किया जाता है? तो आप नोट करके लिख सकते हैं सजातीय स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जाता है। सजातीय स्वरों से दीर्घ संधि का निर्माण होता है या दीर्घ संधि बनती है। यह बात आप क्लियर करके माइंड में सेव कर लीजिएगा। अब इसे आगे समझते हैं। दीर्घ है संधि का नाम, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो आपको जहां पर बड़ा आ दिखेगा, बड़ी ई दिखेगा और बड़ा ऊ दिखेगा, और वो संधि का विच्छेद करने का स्थान होगा जहां से किसी शब्द को 2 भागों में तोड़ा जाता है और उसके ज्वाइंट पे
जहां से इसको दो भागों में तोड़ा जाता है, उसके ज्वाइंट पे अगर आपको बड़ा वाला आ दिख रहा है, बड़ी वाली ई दिख रही है, बड़ा वाला ऊ दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके देख लो, ये दीर्घ संधि है। कैसे? देखो यहां पे लिखा है मैंने, और यहां पे मैंने क्या चीजें लिखी है उसको समझाने की कोशिश मैं करता हूं। अब आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ये आ है और ये आ है, अगर दो छोटे छोटे आ को बे में मिला दूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ा वाला आ। एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है, और ये भी मिलेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ा आ। एक बड़ा आ हो, एक छोटा आ हो, तो भी रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ा आ। और सेम दोनों बड़े हो तब तो बड़ा ही होगा। सेम यहाँ पे रिजल्ट इनका क्या बनेगा? ई। और सेम यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? ऊ। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, मैटर नहीं करता दो छोटे छोटे आ मिल रहे, दो बड़े बड़े आ मिल रहे, एक छोटा आ बड़ा आ मिल रहा है, एक बड़ा आ एक छोटा आ मिल रहा है, हमेशा जो रिजल्ट बनेगा दो आ के मिलने से आंसर बड़ा आ ही बनेगा। सेम यहाँ पे दो ई के मिलने से आंसर बड़ा ही ई बनेगा, और यहाँ पे सेम दो ऊ के मिलने से आंसर बड़ा ही ऊ बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए किसी भी ज्वाइंट मूवमेंट पे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिख गया तो आप समझ जाओ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपके सामने, तो चलिए आगे। इतनी बात पता चल गई है, ये है दीर्घ संधि। देखो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो अब समझ लो, पढ़ना क्या है? दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि में इतनी बात तो पता चल गई सर कि ज्वाइंट मूवमेंट पे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होना चाहिए। तो इसकी पहचान आप क्या कर सकते हैं? इसकी पहचान जहां पर भी आपको बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई और बड़ा वाला ऊ दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। और हमको यह भी पता चल गया कि दो आ, अब ये दोनों छोटे हो चाहे दोनों बड़े हो, चाहे एक बड़ा हो चाहे एक छोटा हो, अगर दो आ मिल गए तो बनेगा क्या? बड़ा वाला ई। सेम दो ई मिल गए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा वाला ई। और दो ऊ मिल गए तो क्या बनेगा? बड़ा वाला ऊ। और ये मैटर नहीं करता चाहे दो छोटे मिल रहे, चाहे दो बड़े मिल रहे, चाहे बड़ा मिल रहा, चाहे छोटा मिल रहा, ऊ और ऊ से बड़ा ही ऊ बनेगा, ई और ई से बड़ा ही ई बनेगा, और आ से बड़ा ही आ बनेगा। और यही दीर्घ संधि है। सर प्रूफ करके दिखा दो, तो चलिए आते प्रूफ भी कर लेते हैं। पहला शब्द है आपके पास, बहुत आसान शब्द है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वो है धनार्थी। एक शब्द है यहाँ पे और वो शब्द है धनार्थी। कोई बोलो कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल बताओ, तो शब्द है धनार्थी। मैंने बोला था ये तो टूट भी रहा होगा, धन प्लस अर्थी, इसको तो बच्चा बच्चा कर देगा। तो इसको दो भागों में बांटूंगा मैं, तो एक साइड हो जाएगा धन और एक साइड हो जाएगा अर्थी। बच्चा बच्चा कर देगा, मगर हम संधि विच्छेद आपको सिखाएंगे वर्ड मीनिंग के साथ। इस धन को अगर मैं तोड़ूंगा, मेरी वर्णमाला की क्लास देखना, वर्ण विच्छेद भी आपको पढ़ाया है। तो ना को अगर आप जूम इन करोगे तो एक तो इसमें ना है और लास्ट में इसका क्या बच रहा है? आ। और इस अर्थी को तो तुम तोड़ोगे तो पहला शब्द क्या है इसमें? आ। और एक आ और दो आ जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्होंने देखो यहां पर क्या बनाया है? बड़ा वाला आ, धनार्थी। तो तुम तुक्का भी लगा सकते थे धनार्थी। बड़ा वाला आ दिख रहा है मिडिल में, और जहां पर बड़ा वाला आ दिखेगा आपको वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो आप आंख बंद करके देख सकते थे कि मिडिल पॉइंट पे बड़ा वाला आ दिखा, धनार्थी। मुझे जहां से लग रहा था कि धन प्लस अर्थ जहां से टूटेगा वहां पे बड़ा वाला आ दिखा, चाहे बड़ा वाला आ दिखे, बड़ी वाली ई दिखे, बड़ा वाला ऊ दिखे, वहां पे दीर्घ संधि होगी। ये आप समझे? तो देखो आ और आ, और दो आ के मिलने से क्या बन गया? बड़ा वाला आ। तो धन प्लस अर्थी। धन मतलब पैसा, और अर्थी का अर्थ क्या होता है? ले जाने वाला, ले जाने वाला। तो धन को ले जाने वाला धनार्थी, ये ध्यान में रखिएगा। या धन को रखने वाला धनार्थी। तो वह मीनिंग के साथ आप सीखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझाना है, क्योंकि दीर्घ संधि तो बहुत आसान है, ये सभी बच्चों को आती है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं आता होगा। ये बहुत आसान सा है,
घिसा पीटा एग्जाम्पल, हिमालय, विद्यालय, इसको कहां से तोड़ेंगे? हिम प्लस आम आले। तो देखो यहाँ पे बड़ा वाला आ दिख रहा है ना, हिमा, तो इसको कैसे तोड़ूंगा मैं? हिम प्लस आलय। इसको कैसे तोड़ पाऊंगा मैं? हिम प्लस आलय। हिम को मैं जूम इन करूंगा तो यहां पे क्या मिल रहा है मुझे लास्ट में? आ। और यहां पे पहला वाला अक्षर ही खुद क्या है? आ। और जब दो आ मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा वाला आ। और जहां पे भी बड़ा वाला आ होता है, संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। तो हिमालय में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हिम मतलब होता है बर्फ। वर्ड मीनिंग भी लिखिएगा, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द में काम आएगा। और आलय किसका पर्यायवाची है? घर। तो हिमालय बर्फ का घर। तो दीर्घ संधि में आपको दिक्कत ही नहीं हो सकती। अब इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप इसे करिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, दावाग्नि। पहला एग्जाम्पल है दावाग्नि। दूसरा एग्जाम्पल है सावधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, और तीसरा एग्जाम्पल आप लिखिएगा स्नानागार। स्नानागार। चौथा एग्जाम्पल आप बोर्ड पे लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, जहां पे भी आप उतार रहे हो, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ पाएगा। रजनीश। पांचवा एग्जाम्पल लिखिएगा सूक्ति। तो ये 5 एग्जाम्पल है, और इन सारे के सारे शब्दों में दीर्घ संधि है। कैसे इन सभी शब्दों में दीर्घ संधि है उसे देखो मेरे प्यारे दोस्तों। दावाग्नि, आप देखो दाव प्लस अग्नि टूटेगा तो देखो यहां पे क्या है? बड़ा वाली आ, और जहां पे बड़ी वाली आ होगी दीर्घ संधि। यहां पे भी सा, यहां से ये टूटेगा तो यहां पे भी बड़ा वाली आ है। स्नानागार बड़ी वाली आ, रजनीश बड़ी वाली ई, असूक्ति बड़ी वाला ऊ। तो जहां पे बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ हो वहां पे होती है दीर्घ संधि। एक आइडिया तो हम ये लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट करना है। अब इसे तोड़ना आम है, तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा दाव प्लस अग्नि। तो दाव प्लस अग्नि क्या होता है? दावाग्नि होता है। कई बच्चे से तोड़ देते दवा प्लस अग्नि, तो दवा में कौन सी अग्नि भाई? तो ये कैसे टूटेगा? तो ये टूटेगा दाव प्लस अग्नि। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और ये पूछा भी जाता है हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। दाव का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? दाव का अर्थ होता है भाई जी जंगल। तो जंगल की आग को कहा जाता है दावाग्नि। अग्नि मतलब तो सबको पता ही है। वर्ड मीनिंग भी लिख लो, इसकी अर्थ भी लिख लो, क्योंकि अर्थ आपको समझ में आएगा तो पर्यायवाची शब्द विलोम शब्दों में बड़ा काम आएगा। मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगा। सर इसको यहां से तोड़ना था सा से, तो कैसे टूटेगा ये? क्योंकि देखो यहां पे दाव में लास्ट में क्या है? अ, और यहां पे पहला अक्षर क्या है? अ, और दो अ से क्या बना? बड़ा वाला आ। यहां पे भी सा बनाना, बड़ा वाला सा बनाना है, तो ये कैसे टूटेगा? स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। ये यहां पे क्या आएगा? स प्लस अ, और यहां पे भी क्या है? अ। दो आ के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ संधि। ये सा है ना, मगर सा को जूम करोगे तो ऐसा नहीं बन पाएगा। सा प्लस आ यही तो बनेगा, इसके नीचे हलंत आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो वर्णमाला का वर्ण विच्छेद पढ़ के आओ, मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, फिर समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या आया लास्ट में? आ, और यहां पे भी क्या होगा? आ, और दो आ के मिलने से क्या बन गया है? बड़ा वाला सा। तो स प्लस अवधान, ये क्या होता है? सावधान। और किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, अवधान का अर्थ होता है ध्यान। तो कभी हम स्कूल में होते थे ना, सावधान विश्राम, ऐसे हो जाते थे, तो मतलब ध्यान से खड़े हो जाओ। सा का मतलब क्या होता है? साथ, तो ध्यान के साथ। तो जब कोई बोलता है ना सावधान, तो मतलब ध्यान के साथ खड़े हो जाओ। सावधान मतलब कि ध्यान भी रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं।
तो हर चीज का मीनिंग होता है, हिंदी में हर एक चीज का मीनिंग है। हो सकता है कि उस मीनिंग का अर्थ आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, बट कोई भी चीज हिंदी में है तो मीनिंगफुली होता है। ये बात आप समझ में रखिएगा। तो सब प्लस अवधानी सावधान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्नानागार। तो ये होगा स्नान, इतना तो हर कोई कर देगा, मगर इसके बाद आप क्या करोगे, खुद से बोलो, आप क्या करोगे, अगार करोगे या आगार करोगे? दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, स्नान प्लस आगार या स्नान प्लस अगार। तो सही आंसर होगा स्नान प्लस आगार, स्नान प्लस आगार। तो स्नान प्लस आगार इस स्नानागार। स्नानागार को तोड़ोगे तो स्नान प्लस आगार होता है। और आगार का अर्थ क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है। आगार का अर्थ होता है घर या कमरा, इस प्रकार से समझ सकते हो, चार दीवारी। तो स्नान का घर या स्नान का कमरा स्नानागार। जैसे आप बंदी रक्षा का पेपर होता है परसों, उसको बोलते हैं ना कारागार। कार मतलब सजा और आगार सजा पाने का घर, कारागार। जेल को बोलते हैं ना कारागार। तो आगार का मतलब क्या होता है, घर या कमरा या चार दीवारी, इस सापेक्ष में इसका अर्थ आता है। तो स्नानागार चार दीवारी होती है स्नान करने का, आगार स्नानागार। तो प्लीज आप ये समझिएगा, मीनिंग भी साथ साथ लिखोगे तो आपको वर्ड मीनिंग पर्यायवाची आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। यहां पे रजनीश, बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा कब बनेगी, स्टार्टिंग में क्या बोला था, बड़ी ई की मात्रा कब बनेगी, जब दो ई मिलेंगे तभी तो बड़ी ई बन पाएगी। तो इसका मतलब यहां पे दो ई चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रजनी। रजनी प्लस ईस। ऑप्शन ध्यान रखें, ईस कैसे लिखते हैं, तो ईस लिखते हैं बड़ी ई की मात्रा, कोई छोटी ई की मात्रा लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो रजनी प्लस ईस। देखो यहां पर भी क्या लास्ट में ई, और यहां पर भी लास्ट में क्या ई, और दो ई के मिलने से क्या बनता है, बड़ी वाली ई। तो रजनीश। रजनी का मतलब होता है रात, और ईस का मतलब होता है भगवान। तो रात का भगवान बोलते हैं चंद्रमा को, रात का भगवान चंद्रमा। जैसे दिन का भगवान किसे बोलते हैं, सूर्य भगवान को, दिनकर को, दिन को करने वाला। और चंद्रमा को बोलते हैं रात का भगवान रजनीश। रजनीचर किसे बोलते हैं, रात को चरने वाला राक्षस। तो रात मतलब होता है रजनी। रजनी किसका पर्यायवाची, रात का। निशा होता है लड़कियों का नाम, निशा भी किसका पर्यायवाची, रात का। तो रजनी ईश, रजनी रात का, ईश मतलब भगवान, तो चंद्रमा। सूक्ति, यहां पे बड़ी वाली ऊ बनानी है। अब बड़ी वाली ऊ आपको पता किससे बनेगी, दो ऊ से बड़ी वाली ऊ बनेगी। तो इसको भी दो ऊ में तोड़ना है। तो ये कैसे टूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये टूटेगा सु प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है बात, और सु का अर्थ होता है शुभ। जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सु शब्द होता है पॉजिटिव में यूज। तो सुक्ति अच्छी बात, उक्ति मतलब तो बात होती है, और सू लगा दिया उसका आगे थे, तो सुक्ति अच्छी बात। तो आपको मीनिंग भी समझ में रखना है, वर्ड मीनिंग क्या क्या चल रहे हैं, वर्ड मीनिंग कैसे कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझ भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं ये समझ पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। आपको समझ में आया होगा दीर्घ संधि कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे नहीं बनती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ से ये बन गई है, और अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा बताने की, मैं दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जिस दिन मैं लास्ट प्रैक्टिस कराऊंगा समझाने के बाद, उस दिन कराऊंगा। पर फिलहाल बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ पता चल गया है, ये दो ऊ से मिलकर बनेगा, बाकी प्रैक्टिस करनी है। देखो कुछ और एग्जाम्पल मैं कराने की कोशिश करता हूं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो पहला एग्जाम्पल वर्ड है, वो वर्ड है नदीस। एक वर्ड ये है, आप जल्दी से कॉपी में करो अगर आप पढ़ रहे हो तो। एक है सुधांशु, सुधांशु एक शब्द है। मैं इंपॉर्टेंट शब्द दे रहा हूं, संधि तो बहुत सारी बन जाएगी, मगर मैं वही शब्द देना चाहता हूं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो, जो आपको नहीं आए।
ए के स्वार्थ, बड़ी ई की मात्रा यहां से टूटेगा, बड़ा आ की मात्रा यहां से टूटेगा, बड़ा आ की मात्रा यहां से टूटेगा प्यारे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईस। नदी का मतलब तो सबको पता है, ईस का मतलब होता है भगवान नदियों की, भगवान माँ गंगा। तो नदी इसका मतलब भी आपको पता चल गया। ये कैसे टूटेगा, सुधा, लास्ट में क्या आएगा, इधर भी क्या आना चाहिए, आना चाहिए, सुधा प्लस अंशु। अंशु का मतलब होता है किरण और सुधा पर्यायवाची होता है अमृत का, तो अमृत की किरण सुधांशु। चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। अस्वार्थ में बड़ा वाली आ बनानी है, तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा स्व प्लस अर्थ। स्व मतलब स्वयं का अर्थ, तो जो स्वयं का ही अर्थ या स्वयं का ही मतलब रखता है उसी को बोलते हैं ना स्वार्थी पुरुष, स्वार्थी महिला। तो स्व प्लस अर्थ, यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा था, यहाँ पहला आ है और दो आ से बना बड़ा वाला आ, दो आ से बना बड़ा वाला आ, दो ई से बना बड़ी वाली ई। ये आपकी प्रैक्टिस थी, और बाकी संधि विदाउट प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी। एक वीडियो रजाई के अंदर देखने से संधि नहीं सीख पाओगे, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, क्योंकि मैंने अच्छे खासे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में सिखाई है संधि, तो मेरे को पता है कि वो कितनी गलतियां और क्या गलतियां करते हैं अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी शब्द अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आ रही है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था दो भागों में और संधि विच्छेद करने की कोशिश कर रहा था, पर सर मुझसे नहीं हो पाया है। तो मैं आपको पर्सनली मैसेज में व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो भेजकर, वीडियो भेजकर मैं आपको बता भी दूंगा कैसे होगा। और बहुत सारे बच्चे पौड़ी चमोली वाले, आज एक रुड़की वाले भाई का भी मुझे डाउट आया था, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई डाउट भेजता है तो मैं उनको सॉल्व आउट कर पाता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके देख लेना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, अगर आपको सही मायनों में संधि विच्छेद सीखना है तो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद दीर्घ संधि के बाद एक और संधि सीखने की आज कोशिश करते हैं, और दीर्घ संधि के बाद हमारे पास आती है गुण संधि। गुण संधि के लिए क्या है, गुण संधि, गुण संधि कहां पर होगी सर मुझे ये बता दो। अब मैं आपको इजी वे में गुण संधि बता देता हूं। इसकी पहचान क्या है, जहां पे आपको ए की मात्रा और जहां पे आपको ओ की मात्रा दिखेगी ना, वहां पे गुण संधि है। ये ध्यान रखना। ये आप ये कर सकते हो जहां पे आपको ये वाला साउंड भी दिखेगा अर, तो यहां पर हमेशा कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। बट फिलहाल आप इतना ही समझ लो, ए और ओ की मात्रा जहां पर दिखे वहां पे गुण संधि। और ये ए बनेगा, अगर आपको ए दिख गया तो आपने बोल दिया गुण संधि है। जैसे आपको यहां पे दिखा आ, ई दिखा तो आपने बोला दीर्घ संधि है। मगर ई बनता कैसे, मैंने सिखाया ना, ई कब बनेगा जब दो ई मिलेंगे, ऊ कब बनेगा जब दो ऊ मिलेंगे, आ कब बनेगा जब दो आ बनेंगे। अरे सर आप बोल रहे हो ए मतलब गुण संधि, तो ए बनेगा कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। ए तो आंखों से देखा और लिख दिया गुण संधि है, मगर तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे कैसे, ए बनाएंगे कैसे। तो मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई, आ प्लस ई जब मिलते हैं तो आ और ई से क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बनता है। और जब आपको ओ बनाना होगा तो आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। और जब आपको अर बनाना होगा तो ये कैसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आ प्लस री से ये कब बन जाता है, अर बन जाता है। इज दैट क्लियर। और गुण संधि फिनिश हो गई। गुण संधि कैसे क्लियर करेंगे, आपको अपनी आंखों से देखना है ए की मात्रा दिख रही है या ओ की मात्रा दिख रही है। अगर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखती है तो 90% चांसेस है, 99% चांसेस है कि गुण संधि है। फिर ए अगर आपको बनाना है तो ए पॉसिबिलिटी कैसे बनता है, जब आ के बाद ई आता है ना, तो आ के बाद ई आने से ही ए बन पाएगा, अदरवाइज ए नहीं बन पाएगा।
आ के बाद ऊ लिखोगे तभी ओ बनेगा, अदरवाइज नहीं। और आ के बाद री लिखोगे तभी अर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। अरे सर जी कैसे बनाना, ये तो समझ ही नहीं आया। क्या आप एग्जाम्पल दे के नहीं समझा सकते? तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा सकता हूँ कैसे किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे लिखा रहता है देवेंद्र, जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द है देवेंद्र, हमको यहां से तोड़ना था और यहां पे हमको एक ही मात्रा दिखी, और जहां पे एक ही मात्रा होती है वहां पे गुण संधि होती है। तो इसको कैसे तोड़ूंगा मैं? दो भागों में। वो टूटेगा देव प्लस इंद्र। तो देव प्लस इंद्र का मतलब क्या होगा? यहां पे लास्ट वर्ड क्या है? आ, और यहां पे पहला वर्ड क्या है? ई। और आ और ई से क्या बनता है? आ और ई से क्या बनता? ए। दैट्स वाई यहां पे क्या बना? ये ए। तो देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद में कई बच्चे संधि विच्छेद तोड़ भी देते हैं, सही भी कर देते, बट उनको लिखना नहीं आता। इससे पहले हमने ईस लिखा था, तो ईस लिखा जाता है ऐसे, और अभी हम लिख रहे इंद्र, जहां जहां पे इंद्र लिखेंगे ऐसे। बड़ी ई की मात्रा मत कर देना, हिंदी में छोटी छोटी मात्राएं सारा काम तमाम कर देती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सर इसके कोई और एग्जाम्पल नहीं है क्या आपके पास? एग्जाम्पल तो बहुत सारे बच्चों, आप करोगे कैसे? आप ये देखो आप क्या करना चाहते हो। इसके अलावा एक और शब्द है, वो लिखेगा साहित्येतर। एक शब्द है साहित्येतर। साहित्येतर को भी दो भागों में तोड़ना है, और हमें पता चलता है कि इसमें एक ही मात्रा है, और जहां पर एक ही मात्रा होती है लगभग 99% चांस हो जाते हैं गुण संधि होती है। और हमें यह भी पता चल गया ए जो बनेगा वो आ और ई से बनेगा, तो आ और ई लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे लाओगे? आ और ई, तो इसको तोड़ोगे साहित्य, और इसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा? इतर। कई बच्चे लिख देते एतर। अरे एतर क्यों? आ और ए से तो ई बनता ही नहीं है। ई तो तभी बन पाएगा जब आ के बाद क्या हो? ई हो। और यहां पे लास्ट में क्या है? अ, साहित्य, या के बाद अ, और यहां पे ई, तो आ और ई से क्या बना? ए बन गया, तो साहित्येतर हो जाएगा। साहित्य मतलब सब लोग समझते हैं, और इतर का मतलब जिसको नहीं पता, इतर का मतलब होता है भिन्न, इतर। तो साहित्य से भिन्न, जिसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, अलग है वो। लिटरेचर से किसका कोई लेना देनी है, उसको बोलते साहित्येतर। आगे समझते हैं कि क्या क्या बात होती है और क्या क्या बात नहीं होती है। जैसे है आपके पास सिंपल सा पेपर में आता है उमेश, और आपको पता चल गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही मात्रा गुण संधि होती है, और ए बनता है आ प्लस ई से। तो ये क्या होगा? उमा। लास्ट में क्या आएगा? आ, और इधर क्या हो जाएगा? ईस। ईस मतलब भगवान। तो आ प्लस ई से क्या बन जाता है? ये ए बन जाता है। तो उमा का भगवान उमेश। तो क्लियर हुई होगी कुछ हद तक चीजें कि ए कैसे बनता है। अब कोशिश करते हैं आ बनाने की, क्या सॉरी ओ बनाने की। क्या सर ओ भी बन सकता है? तो बन सकता है, और बहुत पेपर में आता है, उसको देखते हैं। जैसे एक शब्द है परोपकार, और एक शब्द है सूर्योजा। ठीक है, तो दो शब्द मैंने आपको सामने लिखे हैं, या सूर्योजा की जगह क्या लिख सकते हैं आप? सूर्योदय। सूर्योदय लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें गुण संधि कैसे पता चली? हमें यह लिखा था कि जहां पे ओ की मात्रा होती है वहां पे गुण संधि होगी। तो मैंने आगे देखा, यहां पे भी एक ओ की मात्रा थी, और यहां पे भी ओ की मात्रा थी। तो मुझे पता लगा कि ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगी। फिर मैंने देखा कि यार ओ बनता कैसे है, तो मेरी समझ में आया जब आ और ऊ मिलेंगे तभी जाके ओ बन पाएगा, अदरवाइज ओ नहीं बन पाएगा। तो आ और ऊ मिलेंगे तब जाके ओ बन पाएगा। तो यहां पे देखो परोपकार में कैसे टूटेगा? पर प्लस उपकार। तो पर प्लस उपकार से ही क्या बनेगा? परोपकार बनेगा। पर तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ, और उपकार का पहला अक्षर क्या है? ऊ, और आर ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है, और यहां पे देखो ओ ही है।
सूर्योदय, सूर्योदय, यहाँ पे ओ बनाना है आपको, तो ओ बनाने के लिए आ और ऊ चाहिए, तो आर ऊ के बिना आप ओ नहीं बना सकते। तो पहला अक्षर तो सबको पता है सूर्य, अब प्लस क्या होगा उदय, और आपको पता है यहाँ पे अंतिम अक्षर है आ, और यहाँ पे पहला अक्षर है ऊ, और आ और ऊ से क्या बनता है ओ, और यहाँ पे बनो सूर्योदय। तो जहाँ पर ए होगा गुण संधि, जहाँ पे ओ होगा गुण संधि, ए बनेगा आ प्लस ई से, ओ बनेगा आ प्लस ऊ से। ये पॉइंट आप ध्यान में रख के सेव करके बैठा दो दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर कैसे होगी चीजें वो चीजें देखते हैं। जैसे होता है सत्येंद्र, ए बनाना है तो आप समझ गए होंगे कैसे टूटेगा, सत्य प्लस इंद्र, आ प्लस ई से क्या बनता है ए बनता है, और देखो आ प्लस ई से बन गया है ए सत्येंद्र। आगे बढ़ने पर पता चलती है बातें कि सर और एग्जाम्पल चाहिए, तो और एग्जाम्पल की कोशिश आपके सामने की जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वो है अतिशयोक्ति, बहुत पेपर में आता है, प्लीज इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा अतिशयोक्ति। ये शब्द ना शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, अतिशयोक्ति ऐसे लिखते शुद्ध वर्तनी में अतिशयोक्ति। इसमें कौन सी संधि है, तो इसको आपको बता रखा था कि जहां पर ये ओ की मात्रा आपको दिखेगी तो वहां पर लगभग लगभग चांस बन जाते हैं कि गुण संधि होगी, और ओ बनता है आ प्लस ऊ से, तो ये कैसे टूटेगा अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति, ये हो जाएगा अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है बात, मैंने आपको पढ़ाया था, और अतिशय का मतलब होता है पर्यायवाची है ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक। तो अधिक बोलने वाला या अत्यधिक बोलने वाला को बोलता है अतिशयोक्ति, जो बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल देता है, फेंक देता है जो, तो उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। ये शुद्ध वर्तनी में भी आएगा अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं, और इसको दो भागों में तोड़ेंगे अतिशय प्लस उक्ति। ऐसी ये चीज़ें टूटती है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी समझ में दीर्घ संधि और गुण संधि भी आया होगा। इतनी बातें आपको समझ जानी चाहिए, कैसा होगा कैसे नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सहोदर। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी संधि है, बट मुझे इतनी समझ में आ गया है ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगी, सर ने बोला था। तो इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, सह प्लस उदर। उदर का मतलब क्या होता है पेट, लंबोदर बोलते ना, गणेश भगवान को लंबा पेट होता है, जिसका बड़ा पेट होता है लंबोदर। तो उदर मतलब होता है पेट, और सह मतलब साथ, जैसे हम बोलते ना सहपाठी, तो साथ पढ़ने वाले, तो सहोदर सह सेम पेट से निकलने वाला, तो सहोदर किसको बोलते हैं हम, भाई को, अपने भाई को, बहनों को क्या बोल सकते हैं सहोदर, जो एक ही पेट से निकले होते हैं, सेम पेट से निकले होते हैं, उन्हें सहोदर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है सहोदर, सह प्लस उदर। तो आज आप गुण संधि और दीर्घ संधि को बनाना तोड़ना सीखे होंगे, ऐसे में समझ में आती है। अब बाकी रा वाले एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं होते हैं, वह ऐसे एग्जाम्पल होंगे राजर्षि या देवर्षि, इन सब शब्दों में भी क्या होती है सप्तऋषि, गुण संधि होती है। यह कैसे टूटेगा, राज प्लस ऋषि, आ के बाद री आ गया तो राजर्षि, अर बन गया, देवर्षि, देव अर वाली साउंड आ रही है ना, देवर्षि, ये क्या होगा देव प्लस, ये क्या हो जाएगा देव प्लस ऋषि हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों देवर्षि। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। तो इसके एग्जाम्पल फिक्स होते हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, आपको यही दो पेपर में पूछे जाते हैं, ए और ओ वाले। तो आज की क्लास का कॉन्क्लूजन क्या था, तोड़ने वाली जगह में आ, ई और ऊ दिखेगा तो ये समझ में आता है दीर्घ संधि है। जब भी आ बनेगा तो दो आ से बनेगा, मैटर नहीं करता छोटा है बड़ा है। ई बनेगा दो ई से बनेगा, मैटर नहीं करता छोटा है बड़ा है। सेम ऊ बनेगा दो ऊ से बनेगा, मैटर नहीं करता छोटा है बड़ा है। जहाँ पे ए दिखेगा, जहाँ पे ओ दिखेगा, ये होती है गुण संधि, ये होती है गुण संधि। और ए बनता है आ प्लस ई के मिलने से, ये बनता है ए, आ प्लस ई के मिलने से। और आ प्लस
ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये होती है गुण संधि। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट क्लियर हुई होगी। बाकी बची हुई 3 संधि में कल कराने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपकी समझ में आज नहीं आया होगा। मैंने आपको अपना पीछे एक नंबर दिया था, आप उस नंबर पे मुझे पर्सनली संधि के डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि संधि मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाई थी, बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो प्लीज़ आप पूछिएगा, संधि 1 नंबर आपको दे के जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ 3 संधियाँ लिख रहा हूँ, आपने उसको तोड़ना है। और प्लीज़ जो यहाँ तक वीडियो में पहुँच गया है, आपने उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाना है लिख के कि आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इन 3 शब्दों को लिखिएगा, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका सही आंसर किया या नहीं किया है, वो मैं देख लूँगा। पहला शब्द है आपके लिए जलोर्मी। नंबर 1। होमवर्क है आपके लिए नंबर 2। कमलेश। इसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, देखता हूं आप सही कर पाते हो कि नहीं। और नंबर 3 शब्द है श्रीस। और एक और शब्द दे देता हूं, चौथा यातायात। यातायात। तो ये 3 शब्द है, 4 शब्द है। आपने इनका आंसर कमेंट करके बताना है कि इनको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है और कौन कौन सी संधि है। अगर आपने ये 3-4 शब्द तोड़ दिए, इसका मतलब आपको आज की संधि समझ में आ गई है। अगर आप नहीं तोड़ पाए हो, इट मीन्स आप नहीं कर पाए हैं। तो ये मेन शब्द लिखे हैं मैंने, अगर आपने इनको सही तोड़ के बता दिया, मतलब आज की क्लास आपकी समझ में आई है, अदरवाइज़ नहीं आई है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में, बची हुई संधियों को क्लियर करते हैं। बट कमेंट जरूर करना इनका सही आंसर, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो।